चलिए, नमस्कार दोस्त, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल आर्या जीके में। चलिए, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है हम लोगों का। अभी मुगल काल हम लोगों का चल रहा है और चलता रहेगा जब तक खत्म नहीं कर देंगे इसको। और इसके पहले बहुत सारे हम लोग क्लासे कर चुके हैं। मुगल साम्राज्य कैसे आया, स्थापना कैसे हुआ, किसने किया, उसके बाद कौन से शासक आए, तो बाबर के बारे में पढ़ लिए, हुमायूं के बारे में पढ़ लिए, अकबर के भी बारे में पढ़ लिए हैं। लेकिन अकबर के बारे में पूरा नहीं पढ़े हैं, आधा ही पढ़े हैं हम लोग। यानी अकबर का साम्राज्य विस्तार, कैसे उसने भारत पर आक्रमण किया, कैसे पूरी तरह से भारत पर उसने कब्जा किया और किस तरह से अपने सत्ता को चलाया, वो सबको हम लोग देख चुके हैं। पार्ट 1 यानी अकबर का पार्ट 1 हो चुका है। अकबर का साम्राज्य विस्तार और सभी उसके जुड़ी सारे प्रश्न को देख चुके हैं। और आज हमारा होगा अकबर मुगल बादशाह अकबर का पार्ट 2 यानी क्लास 2 होगा। तो जो विद्यार्थी अकबर का पार्ट 1 भाग 1 नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिए। उसके बाद फिर हम लोग आगे देखते हैं। तो चलिए चलते हैं आज भाग 2। भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में हम लोग देखेंगे कि अकबर का जो है कला, संस्कृति, निर्माण, नवरत्न और किस तरह से अपने समाज में इसने सुधार किया, कौन कौन से कार्य किए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या कला, संस्कृति, निर्माण, नवरत्न, सुधार, धर्म आदि से जुड़ी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्त आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त नहीं देखेंगे ना पार्ट 1 पहले देख लीजिए अकबर का, फिर इसको देखिए तो और अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो यहाँ से आधा ही आप समझ पाइएगा। तो चलिए ठीक है, चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। दोस्त सबसे पहले अकबर का कला, संस्कृति और धार्मिक सुधार और आर्थिक व्यवस्था, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इसके कि वर्ष। बहुत सारे कोई एग्जाम में इसका वर्ष से पूछ देता है कि कौन से वर्ष में अकबर ने कौन से कार्य करवाए हैं, ये बहुत एग्जाम में पूछ देता है। तो सबसे पहले हम लोग वर्ष के देखेंगे कि अकबर ने कौन से वर्ष में कौन से कार्य करवाए थे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रमुख वर्ष के बारे में जानते हैं इससे। तो वर्ष की हम बात करें तो सबसे पहले जानेंगे कि अकबर का जन्म कब हुआ। तो अकबर का जन्म जो कल मैं बता चुका हूं 1542 ईस्वी में हुआ था। कहां हुआ था? तो पंजाब के अमरकोट के राजा बीरसाल के पास हुआ था अकबर का जन्म। तो अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में कहां हुआ था? तो अमरकोट के राजा बीरसाल के यहाँ। इसके बाद बात करें तो 1556 जन्म हो गया। तो 1556 में अकबर का राजाभिषेक हुआ। तो क्वेश्चन पूछता है अकबर का राजाभिषेक कब हुआ? तो 1556 ईस्वी में। देखिए अकबर के बहुत ही संरक्षण थे जो कि नजदीकी थे, जिसका नाम था बैरम खां। तो बैरम खां बहुत सहयोग करते थे अकबर का। लास्ट में उनको मृत्यु हो गया बैरम खां का। तो बैरम खां का मृत्यु कैसे हुआ कल हम लोग वीडियो पढ़ चुके हैं, तो आप लोग वहां देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। तो बैरम खां की मृत्यु कब हुआ? तो 1560 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। तो बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि दास प्रथा का अंत कब हुआ? दास प्रथा। अकबर था तो अकबर ने दास प्रथा, एक प्रथा था दास प्रथा जो कि दास रखने के लिए, तो उसका अंत कब कराया था? तो 1562 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया? तो 1562 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो एक था तीर्थकर। इससे भी क्वेश्चन पूछता था कि तीर्थकर की समाप्ति कब की है अकबर ने तीर्थकर की समाप्ति कब किया? तो 1563 ईस्वी में। ये तीर्थकर क्या है? तो देखिए उस टाइम में जो भी कहीं धार्मिक यात्रा पर लोग जाता था तो उसके वहां जब लोग जाता था वहां पर टैक्स दिया करता था। अब मान लीजिए आपको जाना है बद्रीनाथ घूमने, माँ वैष्णो माता जाना है, केदारनाथ जाना है, पूरी जगन्नाथ मंदिर जाना है, तो हम लोग टैक्स नहीं देता है ना। कोई पूछता है कि हम आए तो टैक्स दो, नहीं। लेकिन उस टाइम तीर्थ यात्रा पर टैक्स लगता था। तो अकबर ने बोला नहीं, ये गलत बात है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो तीर्थ कर पर जो टैक्स था उसको हटा दिया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तीर्थ कर की समाप्ति कब की? तो 1563 ईस्वी। एक इसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत जिस तरह से दास प्रथा है ना वैसे ही ये भी है कि अकबर ने जजिया कर की समाप्ति कब की? दोस्त एक जजिया कर था जो कि
जो भी वहां का था उनको देना पड़ता था टैक्स के रूप में। तो जजिया कर की समाप्ति कब किया? तो अकबर ने 1564 ईस्वी में, देखिए 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति किया था। एक क्वेश्चन आता है कि अकबर ने तो जजिया कर की समाप्ति कर दिया था, लेकिन लगाया कौन था? दोस्त हम बात करें पूरी भारत में बात करें तो सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने जजिया कर लगाया था। लेकिन मोहम्मद बिन जब कासिम जजिया कर लगाया था, और लोग प्राचीन ओल्ड हिस्ट्री में आपको पढ़ा चुके हैं, तो सबसे पहले जजिया कर को लगाया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन वो ब्राह्मणों पर नहीं लगाया था। जब दिल्ली सल्तनत में जब फिरोज शाह तुगलक आया तो उसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगा दिया है। तो दोस्त क्वेश्चन घुमा के पूछता है कि पहली बार भारत पर जजिया कर किसने लगाया? तो मोहम्मद बिन कासिम। और प्रथम बार ब्राह्मणों पर जजिया कर किसने लगाया? तो फिरोज शाह तुगलक है। और जजिया कर किसने हटाया? तो ये हटाया है अकबर ने। कब? 1564 ईस्वी में। यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं अकबर की 1564 ईस्वी में जजिया को हटा दिया। इसे बहुत क्वेश्चन बनता है, आगे आने वाले समय में अकबर फिर से लगा देता है इसको। हम लोग अकबर औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में जानेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी अकबर ने जजिया की समाप्ति कब की? तो 1564 ईस्वी में। ये जितना डेट है ना, सभी के सभी अपने आप में सभी इंपॉर्टेंट है, और हर एग्जाम में एक दो यहाँ से आपको टैली कर जाता है, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, अकबर ने गुजरात विजय के बाद, जब अकबर ने गुजरात विजय का अभियान चलाया था, उसके बाद एक जो था गुजरात विजय के बाद उसने फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया था। कब? 1571 ईस्वी में। तो दोस्त पूछता है कि फतेहपुर सीकरी की स्थापना कब हुआ? तो 1571 ईस्वी में। किसने किया? तो अकबर द्वारा। यानी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण 1571 ईस्वी में किया गया। क्लियर है? अब देखिए, एक आता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताएंगे डिटेल में। एक आता है बुलंद दरवाजा का निर्माण। अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब कराया? तो अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण 1573 ईस्वी में किया था। बुलंद दरवाजा देखिए, अब ये बताइए, मैं इसके बारे में आपको डीपली बता देता हूं, ताकि यहाँ से क्वेश्चन आपको न छूटे। हम लोग क्या पढ़े कि 1571 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। फिर 2 साल के बाद 1573 में बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया। दोस्त आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जो बुलंद दरवाजा है ना, बुलंद दरवाजा जो निर्माण कराया था अकबर 1573 में, एक दूसरा जगह नहीं, ये फतेहपुर सीकरी में ही है। यानी फतेहपुर सीकरी का ही एक भाग है, फतेहपुर सीकरी के ही जो कि दरवाजा है, वहीं पे इसका निर्माण किया गया बुलंद दरवाजा का। यानी बुलंद दरवाजा का निर्माण कब? 1573 में। कहाँ है? तो फतेहपुर सीकरी में ही है। किसने कराया? अकबर कराया। एक बात और रोचक, आप जान के दंग रह जाइएगा। ये बुलंद दरवाजा है ना, यदि इसके ऊंचाई की बात करें कि बुलंद दरवाजा की हाइट कितना है, तो एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है। इसे हाइट की बात करें तो 176 फीट, 176 फीट। सोचिए, 176 फीट हाइट है बुलंद दरवाजा का। गजब! एशिया का सबसे बड़ा दरवाजा है बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कब हुआ? 1573 ईस्वी में। कहां? फतेहपुर सीकरी में। इसका हाइट कितना है? 176 176 फीट हाइट है बुलंद दरवाजा का। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एग्जाम में 176 यही डाटा रहा था, बहुत बार पूछा गया है तो बुलंद दरवाजा का ऊंचाई कितनी है? तो 176 फीट। एक बात और बता रहा हूं, ये तो बात रियल है दोस्त, 176 फीट हाइट है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि मैं खुद बुलंद दरवाजा को देखने के लिए गया हूं, खुद फतेहपुर सीकरी गया हूं मैं घूमने के लिए, बुलंद दरवाजा खुद मैं जाकर देखा हूं। तो आपसे बता दूं रियल जो बात है, तो बुलंद दरवाजा है, आपको देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हो गया आपका दरवाजा, ये हो गया दरवाजा, ये हो गया यहाँ पे दरवाजा हो गया, इसका बुलंद दरवाजा ये हो गया। इसके बाद ये हो गया पूरा नीचे, ये तक ये हो गया भूमि। ध्यान से समझिएगा, ये हो गया आपका जमीन हो गया। मैं बुलंद दरवाजा की बात कर रहा हूं, ये है बुलंद दरवाजा, मैं बनाते ये है बुलंद दरवाजा। ये हो गया भूमि। भूमि के बाद इतना आपको चौतरा बनाया गया है, हाइट, यानी भूमि के बाद इतना हाइट बनाया गया है, इतना करीब। ये हाइट के बाद एक यहाँ से पूरा इसे महल बनाया गया है, बिल्डिंग यहाँ पे, और यहाँ से लेके यहाँ तक। तो जो कि यहाँ जो हाइट, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, जमीन से लेकर के यहाँ तक जो हाइट है, इसका हाइट है 176 176 फीट। ध्यान दीजिएगा,
मैं कहा ये जमीन हो गया आपका, जमीन पे ये इतना ऊंचा बनाया गया है तो स्लैब दे करके, इसके बाद ये पूरा दरवाजा का निर्माण किया गया है। यहाँ से लोग एंट्री करते हैं दरवाजा में, ये आपका एंट्री पॉइंट है ये वाला। यानी बुलंद दरवाजा, फतेहपुर सीकरी में जाते हैं तो यहाँ से आपको एंट्री करना पड़ेगा बुलंद दरवाजा। तो बुलंद दरवाजा की ये हो गया एंट्री पॉइंट। तो जो 176 फीट जो हाइट है वो यहाँ से है, एंड यहाँ से लेकर के और लास्ट तक जो हाइट है ना यहाँ ये 176 फीट। लेकिन जब बुलंद दरवाजा हम एंट्री करते हैं यहाँ से, यदि इसकी हम हाइट की बात करें तो इसका मात्र 20 फीट हाइट है, समथिंग 18-20 फीट हाइट है। ये मैं खुद गया हूँ तो ये मैं बता दिया आपको डीपली में। तो यदि पूछेगा तो ये नहीं पूछेगा, एग्जाम में यही पूछता है कि बुलंद दरवाजा हाइट कितनी है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 176 फीट हाइट है। लेकिन जहां से हम एंट्री करते हैं इसका मात्र 20 फीट हाइट है लगभग करके। मैं खुद वहां गया हूँ ना कि भाई 176 फीट हाइट वाला दरवाजा कितना है मैं देखूं, मैं गया तो हमको ये देखने को मिला। तो समझ में आया कि बुलंद दरवाजा क्या है, हाइट कहां से कहां तक कितना है, मेन एंट्री करते हैं वहां कितना है, समझ में आपको अच्छी तरह से आ गया होगा। अब चलते हैं बुलंद दरवाजा से आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा जो कि फतेहपुर सीकरी में है। अब देखिए बुलंद दरवाजा हो गया। अब एक और इंपोर्टेंट वर्ष आता है 1582, जो कि दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किया था अकबर ने। यानी 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म का स्थापना किसने किया, अकबर ने। दोस्त, दीन ए इलाही एक धर्म था, इसका मतलब कि अकबर ने सारे धर्म को लगभग कुछ मिला करके एक धर्म बनाया था जिसका नाम था दीन ए इलाही। दीन ए इलाही जो धर्म था इसको बहुत लोग स्वीकार नहीं किए थे, इसमें मात्र और मात्र 18 आदमी इसको स्वीकार किया था। 18 आदमी दीन ए इलाही धर्म का। देखिए इसमें अकबर ने जो दीन ए इलाही धर्म बनाया था उसमें अजीब गजीब नियम था। जैसे राजा के पास जाना है तो उस धर्म था कि अपना पगड़ी उतार के वहां रख देना है, जब रहना है तो ऐसे सर झुका करके रहना है। कुछ आजादियां भी थी लेकिन लोग को पसंद नहीं आया, इसलिए जो अकबर जो नजदीकी लोग थे वही इसको माने हैं। यानी दीन ए इलाही धर्म के लगभग 18 लोग माने थे, बस 18 लोग। और 18 लोग में मात्र और मात्र एक हिंदू था जो कि था बीरबल। बीरबल भी दीन ए इलाही धर्म को माना था। तो क्वेश्चन पूछता है कि मुगल काल में कौन सा एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को माना था, वो था बीरबल। तो टोटल 18 आदमी थे, 18 आदमी एक जो था वो था बीरबल था और 17 मुस्लिम लोग थे। तो दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में अकबर के द्वारा किया गया। इसमें टोटल 18 लोग इसमें थे। अब आगे चलते हैं 1585 वर्ष आता है। 1585 में जो अकबर की राजधानी थी उसको परिवर्तन करके कहा लाहौर चला गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि अकबर ने अपने राजधानी को लाहौर कब परिवर्तन किया, तो 1585 ईस्वी में, यानी 1585। अब एक इसे इंपॉर्टेंट एक आता है, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है, एक आता है वर्ष 1601 1601। इसमें आता है कि अकबर के आक्रमण, जो कि अकबर का सबसे अंतिम आक्रमण था वो था असीरगढ़ पे, जो कि 1601 ईस्वी में इसने आक्रमण किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कैसे कि अकबर का सबसे अंतिम आक्रमण कौन सी है, तो असीरगढ़ का आक्रमण कब किया था, तो 1601 ईस्वी में किया था। क्लियर हो गया आपको, यानी अकबर का अंतिम आक्रमण असीरगढ़ पे जो कि 1601 ईस्वी में किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ष है, इसको याद रखिएगा। एक फाइनली एक और पूछता है अकबर का मृत्यु, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको भी बता देता हूं अकबर के मृत्यु के बारे में। यदि अकबर के मृत्यु की बात करें, इसका मृत्यु, अकबर का मृत्यु हुआ था 1605 ईस्वी में। तो क्वेश्चन ये भी याद रखिएगा, इसके बाद इसको नोट कर लीजिएगा कि अकबर का मृत्यु हुआ था जो 1605 ईस्वी में हुआ था। क्लियर आपको यहाँ तक बहुत अच्छा से समझ में आया मेरे को लगता है, क्योंकि जितना भी वर्ष है ना हर वर्ष को आपको डीपली समझाए हैं कैसे क्या हुआ। तो क्लियर यहाँ पर मृत्यु 1605 ईस्वी में। अब हम लोग चलते हैं इस तरफ कि उसको मेन सुधार, जो कि मेन जो प्रमुख सुधार था, उसने क्या क्या अपने समाज में सुधार किया। तो सबसे पहले उसने सैन्य सुधार किया। कौन? सैन्य सुधार। सैन्य सुधार में सबसे पहले आता है मनसबदारी व्यवस्था। यानी क्वेश्चन पूछता है कि मनसबदारी व्यवस्था का मतलब शुरुआत किसने किया, तो अकबर ने। ये मनसबदारी व्यवस्था क्या है, तो मनसबदारी व्यवस्था में ये था कि पद, अरे जिसको जैसा ऊंचा पद है उतना ज्यादा सेना रख सकता है।
यानी अकबर का जो मेन जो है जैसे जैसे अकबर का जो मेन जो पद है, जैसे जो बड़ा होते हुए तो ज्यादा से न रखेगा, वो इस तरह का नियम था मनसबदारी प्रथा में। तो यहाँ पर समझ में आ गया मनसबदारी प्रथा किसने किया, अकबर ने किया। साथ ही साथ एक एग्जाम पूछता है, इसने घोड़े दागने का प्रथा चलाई, ये तो बहुत फेमस है दोस्त, बहुत बार पूछा हुआ कि घोड़े दागने का प्रथा किसने चलाई, तो अकबर ने चलाया था। इसके बाद साथ ही साथ सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा चलाया था, यानी सैनिक के बारे में हुलिया लिखने के लिए प्रथा ये अकबर के ही टाइम से चल रहा है। तो सैनिक का हुलिया लिखने का प्रथा किसने चलाया, तो अकबर द्वारा चलाया गया। अब हम चलते हैं आगे। इसके बाद देखते हैं कि आखिर अकबर तो ये सैन्य सुधार हो गया, अपने समाज में कौन कौन सा सुधार किया। तो अकबर के समाज की बात करें तो सबसे पहले आता है दास प्रथा पर प्रतिबंध, यानी दास प्रथा पर प्रतिबंध, जो कि हम लोग यहाँ देख चुके हैं। दास प्रथा का अंत किया था 1562 ईस्वी में, तो दास प्रथा पर इसने प्रतिबंध किया था। साथ ही साथ इसने बहु विवाह पर रोक किया था। कौन सा, बहु विवाह पर रोक लगा दिया। इतना ही नहीं, इसने बहु विवाह पर तो रोक लगा ही दिया, इसके बाद इसने विधवा विवाह का प्रोत्साहन दिया, यानी कि जो भी औरत है उसका हस्बैंड का डेथ हो जाता है तो बोलता है कि जब उसका हस्बैंड डेथ हो जाता है तो अपना शादी कर सकती है, पहले नहीं किया जाता था क्योंकि अब वो अपने जीवन का कैसे निर्वाहन करेगी, तो इसलिए उसने विधवा विवाह का प्रोत्साहन किया। तो विधवा विवाह का प्रोत्साहन। इसके बाद उसने सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सती प्रथा पर रोक लगाया था। इसके बाद हम लोग और आगे पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ेंगे आधुनिक भारत में, जैसे कि लॉर्ड माउंटबेटन और राजा राम मोहन राय के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है सती प्रथा पे, तो उस पर हम लोग वहां पर डिटेल में देखेंगे। एंड अकबर भी सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। सती प्रथा क्या है दोस्त, सती प्रथा के बारे में मैं बता रहा हूँ। सती प्रथा उसे कहते हैं कि उस टाइम में नियम था कि बोला जाता कि औरत को सती होने का प्रमाण, कैसे सती होने, तो कोई भी औरत, कोई भी लेडीज और फिर हस्बैंड वाइफ है, तो यदि किसी औरत को, किसी लेडीज को उसके हस्बैंड का डेथ हो जाती है तो उस औरत को भी साथ ही साथ जबरदस्ती दफनाया जाता है। बोला ये जाता है कि जब औरत सिर्फ पति को सेवा करने के लिए बनाई गई है, तो जब पति ही नहीं है तो किसकी सेवा करेगी, इसलिए पत्नी को भी उसी में जला दो कि दोनों जहां जाए अपना आत्मा को शांति मिले, वहां पर सेवा करती रहेगी। ये कोई नियम सही नहीं था। एक तो उसका पति मर गया और साथ में साथ महिला को जबरदस्ती दफनाया जाता था, जलाया जाता था। तो अकबर ने बोला ये गलत बात है। एक तो खुद उसका पति मर गया, उसको भी जबरदस्ती जलाया जाता है, यानी औरत, इसका मतलब कि सती प्रथा, औरत का सती होने की बात कहा गया इसमें। तो सती का मतलब ये थोड़ी ना होता है दोस्त, इसका तो मैं भी खिलाफ हूँ। इस पर आगे चलो कई आंदोलन भी चले हैं जो कि आज तक हम लोग स्वतंत्र हैं। तो सती प्रथा पर भी रोक लगाया था। तो सती प्रथा पर रोक किसने लगाया, तो अकबर लगाया था। तो सती प्रथा क्या है समझ में आ गया, क्योंकि उससे हस्बैंड मर जाता है तो औरत को भी जबरदस्ती दफनाया जाता है, इसको सती होने का प्रमाण कहा जाता है। ये है सती प्रथा। अब हम आगे चलते हैं। अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन दिया, यानी देखिए कितना पहले से हम लोग जाति विवाह चल रहा है, तो अंतर जाति दूसरे जात के लोग हैं उनको भी इसने शादी करने का प्रोत्साहन किया कि नहीं आप लोग शादी कर सकते हैं। इतने अच्छा अकबर ने इतना अच्छा सुधार किया है, देख लीजिए। अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन दिया कि अलग भी जाते तो अपना शादी कर सकते हैं। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एक बात आता है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सुधार में, इसने बाल विवाह पर प्रतिबंध रोक लगा दिया, यानी बाल विवाह पर रोक लगा दिया कि इसने अकबर ने। बाल विवाह कैसे भाई, देखिए मेल का जो उम्र है वो 16 साल होना चाहिए और फीमेल का उम्र होना चाहिए 14 साल, इससे कम पे शादी नहीं होगी। यानी मेल के जो पुरुष है 16 साल का और महिला 14 साल से कम के नहीं होना चाहिए, ये अकबर को कहा गया था। तो क्लियर यहाँ पे, यानी बाल विवाह पर रोक किसने लगाया, अकबर, जिसने ये सीजीएल में एसएससी पूछा गया है। तो अकबर ने जब बाल विवाह पर रोक लगाया तो महिला का उम्र कितना लगाया था, तो महिला की उम्र कितना, यहाँ पर देखिए फीमेल 14 वर्ष। इसे पर पूरी बात आपको बता रहा हूँ ताकि एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। अब देखिए, अब हम जब देखिए भूमि सुधार से बात करते हैं। भूमि सुधार, तो भूमि सुधार में क्या है, एक जब्ती प्रणाली का प्रयोग किया था जो कि भूमि से संबंधित था। टोडरमल व्यवस्था किया था ये भी भूमि से, और एक दहसाल बंदोबस्त का इसने प्रयोग किया था। दहसाल बंदोबस्त सबसे इंपॉर्टेंट है। दहसाल बंदोबस्त का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना जो खेत में जो भी काम कर रहे हैं
तो 10 साल में, 1 साल नहीं 10 साल में उसका 1/3 भाग कर के रूप में देंगे। तो 10 साल बहुत बड़ी बात है, 1 साल नहीं 10 साल पर ही लेता था तो बहुत अच्छी बात है। तो 10 साल पर उसने 1/3 कर लेता था, तो बहुत मिनिमम कर वो किसी के लिए इजी हो जाएगा। इसलिए अकबर को सबसे महान शासक बोला जाता है मुगल साम्राज्य के। अब हम लोग प्रमुख निर्माण की बात करते हैं। प्रमुख निर्माण यानी अकबर ने क्या क्या निर्माण कराया जो कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, इसे आगरा का किले का निर्माण कराया, आगरा का किला। इसे इलाहाबाद का किला का निर्माण कराया, साथ ही साथ लाहौर का भी किला का निर्माण करवाया। और इसने फतेहपुर सीकरी, जो कि मैं यहाँ पर बता चुका हूँ, गुजरात विजय के बाद फतेहपुर सीकरी का निर्माण कराया। दीवाने खास, पंचमहल और जोधाबाई का महल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोधाबाई जो कि हिंदू लेडी थी, जो कि भारमल के लड़की थी, जो कि जोधाबाई थी। और इनका महल का निर्माण, जोधाबाई का महल का भी निर्माण कराया था अकबर ने, जो कि जोधाबाई से अकबर ने शादी किया था। तो जोधाबाई के नाम महल का भी निर्माण अकबर ने कराया था। साथ ही साथ बुलंद दरवाजा का निर्माण, जो कि मैं अभी आपको बताया डिटेल में। और इसके साथ हुमायूं का मकबरा, यानी अकबर का जो पिता थे हुमायूं, उनकी मकबरा का निर्माण कराया था। कहाँ में? तो दिल्ली में। तो हुमायूं का मकबरा का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया। कहाँ कराया? तो दिल्ली में कराया था। क्लियर है? अब देखिए, इससे कुछ चित्रकला से बात करते हैं, यानी अकबर के समय में जो चित्रकला का क्या कौन कौन थे। तो चित्रकला की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आता है अब्दुल समद। अब्दुल समद, दशवंत एवं बसामन, ये 3 प्रमुख लोग थे जो कि अकबर के दरबार में चित्रकारी करते थे। तो ये आपको समझ में आ गया कि अकबर के सुधार के बारे में, धार्मिक, संस्कृति, चित्रकला सब आपको अच्छा समझ में आ गया। दोस्त, अब हम लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट नवरत्न के बारे में, यानी अकबर के दरबार में नवरत्न कौन कौन आते थे और उनका उद्देश्य क्या था, क्या क्या कार्य था। देखिए, इसको आप लोग एक बार नोट कीजिए स्क्रीनशॉट लेकर के, फिर हम नवरत्न के बारे में आपको समझाते हैं। चलिए दोस्त, आगे हम लोग अब समझते हैं। तो इसके पहले तो हम लोग संगीत के बारे में बात कर लेते हैं, तो इसके बाद नवरत्न के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, अकबर के टाइम में भी संगीत का कुछ प्रचलन था, इसलिए अकबर के दरबार में भी लोग कुछ संगीत लोग थे, जैसे में तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि और कुछ लोग थे जो कि संगीत का जो कि बहुत ज्यादा योगदान था। वो लोग संगीत में रुचि रखते थे और इसका कार्य करते थे। तो अकबर के संगीतज्ञ कौन कौन थे? तो मेन जो है तानसेन, बैजू बावरा, बाज बहादुर, बाबा रामदास आदि बहुत लोग थे जो कि अकबर के संगीतज्ञ लोग थे। क्लियर है? संगीत से हो गया। अब हम लोग देखते हैं नवरत्न। नवरत्न का मतलब क्या है ये पहले जानते हैं दोस्त। नवरत्न उसको कहा जाता था जो कि अकबर के दरबार में 9 प्रमुख विद्वान, जिसको नवरत्न के नाम से जाना जाता था। एक नहीं 9 विद्वान लोग थे प्रमुख, जिसको नवरत्न कहा जाता था। और 9 को हम लोग बारे में विस्तृत रूप में जानेंगे कि किसका क्या योगदान था और किससे कहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले अकबर के नवरत्न के बारे में। तो देखिए, अकबर के नवरत्न में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसमें बीरबल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट रहा नवरत्न। सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीरबल के बारे में कि बीरबल से कैसे मतलब इससे क्वेश्चन पूछता है। तो अकबर के दरबार में सबसे प्रमुख थे बीरबल। यदि बीरबल के सबसे ज्यादा पूछता है कि इसका मतलब वास्तविक नाम क्या था, चाहे मूल नाम क्या था, तो दोस्त बीरबल का वास्तविक या मूल नाम महेश दास था, जिससे अकबर ने इसे कविराज की उपाधि दिया था। तो देखिए यहाँ पे बीरबल मूल नाम या वास्तविक नाम महेश दास था, जिसे अकबर ने कविराज का उपाधि दिया था। तो क्लियर है? अकबर के दरबार में पहला बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास, जिसे अकबर ने कविराज का उपाधि दिया था। अब देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर पाते हैं तानसेन। ये भी बहुत प्रमुख है, इनका भी क्वेश्चन देखिए, बीरबल और तानसेन दोनों का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका वास्तविक नाम याद रखना कि इसका वास्तविक नाम क्या है। तानसेन का वास्तविक नाम बात करें तो इसका नाम है रामतनु पांडे। तानसेन का वास्तविक नाम रामतनु पांडे था। यदि हम इसे गुरु की बात करें, तानसेन के गुरु थे जिसका नाम था हरिदास। तो 2 क्वेश्चन इससे बनता है
क्या बनता है? तो देखिए तानसेन का मूल नाम राम तनु पांडे एवं तानसेन का जो गुरु थे वो थे, जिनका नाम था हरिदास। क्लियर है? अब देखिए आगे 3 नंबर पे ये था अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना कौन थे भाई? तो दोस्त अब्दुल रहीम खान खाना थे, ये जो थे बैरम खां के पुत्र थे जी। वही बैरम खां जो कि अकबर का समकालीन थे, अकबर का शुरू में बहुत सहयोग किया था बैरम खां ने। और बैरम खां का जैसे जब मृत्यु हो जाती है तो बैरम खां के पत्नी से अकबर ने शादी कर लेता है, और जो बैरम खां का जो पुत्र था उसको भी अपने शरण में ले लेता है, बहुत सारी शिक्षा देता है और लास्ट में उसको नौरत्न में शामिल कर देता है, जिसका नाम अब्दुल रहीम था। अब्दुल रहीम ही नाम था उसका, लेकिन बाद में अकबर ने उसे खान खाना का उपाधि दिया था। तो क्लियर है यहाँ पे? अब्दुल रहीम बाद में खान खाना की उपाधि अकबर ने दिया। ये कौन था? तो बैरम खां के पुत्र था। अब देखिए 4 नंबर पे, 4 नंबर पे आते थे अबुल फजल। ये तो भाई गजब के आदमी थे। अबुल फजल क्या थे? तो अकबर के दरबार में जो ये रहते थे, ये सबसे इंपोर्टेंट इतिहासकार थे। ये ज्यादा लिखा पढ़ी बहुत ही काम करते थे, और लिखा पढ़ी काम करते हुए कई रचनाएं भी किए थे जो कि इंपॉर्टेंट है, जैसे अकबरनामा। अकबरनामा यानी अकबर के जो भी अकबर के संबंधी जो इनके बारे में जो लिखा गया है, ये अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। तो अकबरनामा का रचना अबुल फजल। आईने अकबरी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक पुस्तक है आईने अकबरी। तो आईने अकबरी का भी रचना अबुल फजल द्वारा किया गया है। तो अबुल फजल समझ में आ गया, ये इतिहासकार थे जो कि अकबरनामा आईने अकबरी किसने रचना किया है। अब देखिए नेक्स्ट मान सिंह। मान सिंह दोस्त, इसके बारे में हम लोग देखिए जितना बता रहे हैं ना, लगभग सभी हम लोग कल का वीडियो में देख चुके हैं, लेकिन विस्तृत नहीं, आज विस्तृत में बता रहा हूं। अब मान सिंह कौन थे भाई? तो कल आपको अच्छा से मैं डीपली समझाया था। मान सिंह राजा भारमल के पौत्र थे। राजा भारमल के पुत्र नहीं, पौत्र थे, यानी नाती जिसको बोला जाता है। राजा भारमल के पौत्र थे और भगवान दास के पुत्र थे। यानी जो ये मान सिंह थे ना, राजा भारमल के पौत्र थे। वही राजा भारमल जिसकी लड़की जोधाबाई थी, जिससे भारमल ने अकबर का विवाह किया था। तो देखिए राजा भारमल के पुत्री से किसने विवाह किया? जो राजा भारमल की पुत्री जोधाबाई, जिससे अकबर ने विवाह किया था, और उसके बाद अपने पौत्र को भेज दिया था मान सिंह को अकबर का सेवा में, जिससे नौरत्न में आगे जाके शामिल हो जाता है। तो समझ में आ गया? राजा भारमल जिसकी पुत्री कौन थी? तो जोधाबाई, और अपने अकबर से शादी किया था, और उसके बाद उसके पौत्र थे जो मान सिंह, वो अकबर के दरबार में भेज दिया था। बाद में जाकर के मान सिंह वो नौरत्न में शामिल हो जाता है। तो क्लियर हो गया मान सिंह से। अब देखिए नेक्स्ट आता है फैजी। देखिए फैजी जो था ना, ये अबुल फजल का बड़ा भाई था। अबुल फजल है ना, ये अबुल फजल की बड़ा भाई था फैजी, और इसका मतलब दरबार में रहता था, और अकबर से मतलब कोई विशेष योगदान नहीं था, लेकिन अकबर के दरबार में था, और नवरत्न में यह एक शामिल था फैजी जो था। और फैजी भी है ना, ये भी ज्यादा मतलब लिखा पढ़ी के ही ये भी काम करता था। कौन? फैजी, मान लिखा पढ़ी इतिहास संबंधित ये काम करता था। नेक्स्ट आता है मुलादो पयाजा। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मुलादो पयाजा। दोस्त मुलादो पयाजा, और नाम सुन के मुलादो पयाजा। दोस्त इनका मुलादो पयाजा नाम किसने रखा था? तब मुलादो का नाम था, पयाजा इनको रखा गया था। ये कौन? अकबर ने रखा था। रीजन कि इनको प्याज खाने के बहुत शौकीन थे, बहुत ज्यादा प्याज खाते थे। सभी खाने में प्याज चाहिए, रोटी दाल सब्जी कुछ भी हो प्याज के साथ ही खाएंगे। प्याज के बहुत शौकीन थे, इसलिए इनको प्याजा लगा दिया था अकबर ने। तो प्याज खाने के शौकीन थे, इसीलिए इनको प्याजा कहा गया। तो क्या? मुलादो प्याजा। देखिए यह बुद्धिमान व्यक्ति थे, बोला जाता है बुद्धिमान थे, और ये वाक्य पढ़ता थे। यानी अकबर के दरबार में कोई महत्वपूर्ण कुछ काम होता था, वाक्य को पढ़ने के लिए मुलादो पयाजा का ही बुलाया जाता था। तो बुद्धिमान थे और वाक्य पढ़ता थे, अरे किसी वाक्य को किसी पढ़ना उड़ना होता है कोई दरबार वगैरह में, तो इनको बुलाया जाता था। तो मुलादो पयाजा। प्याजा क्यों रखा गया? प्याज खाने के बहुत ज्यादा शौकीन थे। ये हो गया साथ में। अब देखिए हकीम हुमाम। हकीम हुमाम, देखिए हकीम हुमाम जो था ना,
इनका स्पेशल जो किचन था ना, रसोई घर की, जो कारोबार दे दिया था अकबर ने। सुनो भाई, तुम जितना है रसोई घर काम संभालो, कहाँ से सब्जी आएगा, कहाँ से दाल आटा चावल, कैसे खाना बना, क्या करेगा, पूरी जिम्मेदारी हकीम हुमायूं को दिया गया था। तो हकीम हुमायूं को रसोई के प्रबंधक थे के जिम्मेदारी इनको दिया गया था, यानी रसोई संबंधित जितना भी कार्य होगा उसको देखेंगे कौन, हकीम हुकाम। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोडरमल। ये तो भाई इंपॉर्टेंट है, आईएमपी। टोडरमल और बीरबल, इनका इनका तो कहने की बात ही, तो बहुत फेमस लोग थे, तानसेन भी बहुत फेमस थे। टोडरमल जो थे ये शेरशाह सूरी के भी दरबार में रह चुके थे। गौर कीजिएगा, तो टोडरमल थे शेरशाह सूरी के दरबार में रह चुके थे और इनका बहुत पुराना एक्सपीरियंस था। अब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में काम करता है, छोड़कर दूसरा कंपनी में चल जाता है, तो ऑलरेडी कंपनी में काम कर चुका है तो उसको एक्सपीरियंस है। तो ऑलरेडी शेरशाह सूरी के दरबार में रह चुका था कौन, टोडरमल ने। तो इनको दरबार का मैंने बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, अनुभव था। लेकिन शेरशाह के दरबार का अनुभव था इसका, शेरशाह के दरबार में रह चुके थे। फिर अकबर के समय भूमि का सुधार क्या ये क्या करते थे, देखते थे। एंड अकबर, ये तो पहले शेरशाह सूरी के दरबार में थे, बाद अकबर के दरबार में आए तो अकबर ने जितना भूमि संबंधित जितना भी कार्य करना था उसका जो मेन जो सलाह लेना, बातचीत करना, देखना, ये सब टोडरमल के द्वारा किया जाता था। दोस्त, ये रहा अकबर का कला, संस्कृति, आर्थिक, धर्म सुधार, निर्माण आदि को लेकर के, नवरत्न को लेकर के। इससे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछेगा दोस्त, इतना आप पढ़ लीजिएगा ना। अकबर का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पढ़ लीजिएगा ना, फिर आपको जरूरत नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा, एग्जाम हो ही नहीं सकता है। या तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएगा नहीं, और आएगा तो इससे ज्यादा पूछेगा नहीं, मैं बिल्कुल बताता हूं। और इस टॉपिक से कोई भी आपको डाउट हो ना तो कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स खुला है आपको, और कमेंट में आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आपको लगता है ना कि जो टॉपिक आपको वीक है, कमजोर है, नहीं समझ में आ रहा है, उस टॉपिक को आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक को इजी से इजी भाषा में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्त, ये यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी लोग पढ़े, सभी लोग अपना मंजिल को पाए। और कल अकबर का जो नेक्स्ट जो शासक आता है जहांगीर, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, कल का वीडियो मिलते हैं हम लोग, कल के क्लास में जहांगीर को लेकर के। तब तक जय हिंद।